बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के लिए आज का दिन इलेक्शन की जीत से बड़ा दिन है, जबकि ऑपोजिशन के लिए पार्लियामेंट की तारीख का सयातरीन दिन है। शोर शराबे, धक्कम पेल, हुल्लड़बाजी, दस्तंदाजी का जो माहौल था, दस्तराजी का जो माहौल था, आज एक बार फिर से पार्लियामेंट की जीनत बना रहा। लेकिन इस सारे हंगामे के दौरान पीटीआई की हुकूमत ने ऑपोजिशन को चारों शाने चित करते हुए 29 के करीब कानून साजियां जो हैं वो पास करवाने में कामयाबी हासिल कर ही ली। ईवान में मुख्तलिफ बिल्स पर रायशुमारी हुई, जिसमें हुकूमत ने ऑपोजिशन को 203 वोट के मुकाबले में 221 वोट लेकर 18 वोटों से शिकस्त दे दी। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास हुआ तो एजेंडा शुरू होते ही ऑपोजिशन ने शोर शराबा किया और नो नो के नारे लगाए। एजेंडे में इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और कुलभूषण जादेव से मुतल्लिक बिल समेत 29 के करीब बिल शामिल थे। बाबर अवान ने इंतखाबी इस्लाहात बिल मंजूरी के लिए पेश कर दिया, ताहम उन्होंने इस पर रायशुमारी कराने की बजाय कहा कि इंतखाबी इस्लाहात बिल मौखर किया जाए और ऑपोजिशन को इस पर बात की इजाजत दी जाए, फिर रायशुमारी कराई जाए। इसके बाद ऑपोजिशन रहनुमाओं ने इजलास में इजहार ख्याल शुरू किया। ऑपोजिशन लीडर ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा जी कि हुकूमत ईवीएम शैतानी मशीन से इक्तदार को तूल देना चाहती है। जवाबन माइक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को दिया गया तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पार्लियामेंट शफाफ इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहती है। हम खाला कानून नहीं लाना चाहते बल्कि माजी की कालक को धोना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शैतानी मशीन नहीं है, बल्कि ये माजी के शैतानी मंसूबों को खत्म करने के लिए लाई जा रही है। फिर बिलावल भुट्टो को माइक न देने पर ऑपोजिशन ने एहतजाज किया और माइक देने का मुतालबा भी किया। पीपी रुकन कादिर मंदोखेल की स्पीकर से तलकलामी हुई और स्पीकर डाइस पर नामुनासिब गुफ्तगू की। असद कैसर गुस्से में आ गए और बोले कि आप तमीज से रहें वरना मैं बाहर निकलवा दूंगा। आपकी क्या औकात है? मैं बिलावल को मौका दे रहा था, फिर ये बदतमीजी क्यों की? मैं आपको मुअत्तल कर दूंगा। स्पीकर असद कैसर ने बिलावल भुट्टो को माइक देते हुए कहा कि बिलावल साहब, आपके रुकन का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। जब माइक बिलावल जरदारी को दिया गया तो बोले कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नहीं मानते। और उसके बाद JUIF के असद महमूद को माइक दिया गया। उसी असना में वज़ीर आज़म इमरान खान ईवान में आए। उन्होंने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। इजलास में मोहसिन दावर ने इंतखाबी तरमीमी बिल दूसरी तरमीम में अपनी तरमीम पेश की, जिसकी बाबर अवान ने मुखालफत कर दी। इजलास में इलेक्शन एक्ट दूसरी तरमीम का बिल पेश करने की तहरीक पर वोटिंग कराई गई तो तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट पड़े। इस तरह अरकान की सादा अक्सरियत से तहरीक मंजूर कर ली गई और हुकूमत ने ऑपोजिशन को 18 वोटों से शिकस्त दे दी, जिसके नतीजे में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की अददी बरतरी साबित हो गई। वोटिंग में नाकामी के बाद ईवान में धांधली और वोट चोर के नारे लगाए गए और सीटियां भी बजाई गई। इजलास में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और कुलभूषण का जो यार है गद्दार है की नारेबाजी भी हुई। इस दौरान ईवान में वफाकी वजीर मुराद सईद और आमिर लियाकत की मुर्तजा जावेद अब्बासी के साथ हाथापाई भी हुई, जिसके नतीजे में शदीद बदनज़मी और थकम पेर हुई तो सिक्योरिटी स्टाफ ने बीच बचाव कराने की कोशिश की। बाबर अवान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर रायशुमारी के लिए तरमीमी बिल ईवान में पेश कर दिया। स्पीकर ने सूरत हाल को देखते हुए वॉइस वोटिंग पर ईवान की कार्रवाई तेजी से चलाना शुरू कर दी। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर पर उछाल दी, जिस पर स्पीकर ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप भी डिप्टी स्पीकर रहे हैं, ये आपकी खिलाफियात है। इजलास में हुकूमत की जानिब से पेश किए गए तमाम बिल्स मंजूर कर लिए गए। बहरहाल जिनमें इंसदादे जना बिलजबर तहकीकात समात बिल 2021 है जी, मुस्लिम आइली कवानीन में तरमीम के 2 बिल, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इंस्टीट्यूट बिल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन तरमीमी बिल, इस्लामाबाद में रफाही इदारों की रजिस्ट्रेशन, इंज़बात काबुल, आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी बिल 2021, हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल और मैनेजमेंट साइंसेज बिल 2021, इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने का हक और कुलभूषण यादव भी शामिल हैं। इस सारे अमल के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ईवान में कानून साजी पर मुस्कुराते रहे। अब ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत की कानून साजियों को अदालत में चैलेंज करने का एक फैसला किया गया है, मगर आज की हुकूमती कामयाबी के बाद अब इमरान खान एक बार फिर से वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत के आइंदा 1.5 साल पूरे करेंगे। क्या यही वो तब्दीली थी जिसका इमरान खान साहब ने कौम से वादा किया था? कि बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है। बहरहाल सेनेटर ताज हैदर साहब ने इसी मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। ताज हैदर साहब, हुल्लड़बाजी, धक्कम पेल और पता नहीं क्या क्या जो है वो आज ईवान में हो गया, लेकिन उस सब के बावजूद वो चीज़ें यहाँ से पास हो गई, वो बिल यहाँ से पास हो गया जो कि सेनेट से भी जो है वो हुकूमत पास नहीं करवा सकती थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के साथ साथ ईवीएम का जो बिल है उसको भी पास करा लिया गया।
کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ کیا لگتا ہے؟ یقیناً اپوزیشن کو لگتا ہی ہوگا کہ طریقہ کار غلط تھا یا جو ہوا وہ غلط ہوا. جی ہاں، یہ جو اتحادی تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے تھے، اور پھر بھی ان کے صرف وہ 221 ووٹ تھے اور 1 یا 2 ووٹ کے فرق سے یہ ہوا ہے. لیکن اس طریقے سے جو قومی نوعیت کے بل ہیں وہ اگر اس طریقے سے بلڈوز کیے جائیں گے اور پاس کیے جائیں گے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت خطرناک ہوں گے. بہرحال حکومت تو اس کو بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے. سینیٹر صاحب، تو کیا ہوا کہ مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی جو حکمت عملی تھی وہ فلاپ ہو گئی، اور اگر ہو گئی تو کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اس ناکامی کی؟ نہیں، دیکھیے اس کو لانگ ٹرم میں سوچنا چاہیے کہ اس سے ایک کامیابی سے کتنے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. کتنے لوگ کورٹ میں جائیں گے، الیکشن کمیشن کے لیے کیا کیا مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن بھی خود کورٹ میں جائے. تو یہ تمام مسئلے جو ہیں، اور یہ بڑے آرام سے ہو سکتے تھے ٹھیک. یعنی پہلے جو ہماری کمیٹی پارلیمانی امور کی تھی جس کی سربراہی میں کر رہا تھا، اس کے اندر اتفاق رائے ہو چکا تھا، اور اس اتفاق رائے کو ہم لے کے جا سکتے تھے جوائنٹ سیشن کے اندر، اور ایک بڑی اچھی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی تھی. لیکن جیسا کہ آپ لوگوں نے خود رپورٹ کیا ہو کہ ہماری پارلیمانی کمیٹی کے آخری دن آ کے وہ ہنگامہ کیا گیا، اور ان منسٹرز نے آ کے جو الیکشن کمیشن اور ان کے چیئرمین پہ حملے کیے، جس پہ چل رہا ہے توہین عدالت کا کیس. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اور تصادم بڑھتا جائے گا. اسی طریقے سے ملک کی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ بھی غیر مطمئن ہوگی کہ یہ مطلب پہلے الیکشن کے بعد دھاندلی کے الزامات لگتے تھے، اور الیکشن سے 1.5 سال پہلے ہی دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں جن کے اندر کافی وزن ہے، اور ان کے لیے یہ عوام کو کنونس کرنا بہت مشکل ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے دھاندلی نہیں ہوگی. یہ حکومت خود دھاندلی کی پیداوار ہے. جس طریقے سے انہوں نے پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکالا تھا پولنگ اسٹیشنوں سے، اور بغیر ان کے دستخط فارم 45 پہ لیے ہوئے، یعنی 78,471 فارم 45 ان کی ویب سائٹ میں، جس میں سے صرف 128 پہ دستخط ہیں. تو یہ دھاندلی کا بہت بڑا اسکیل ہے، اور اس سے یہ حکومت آئی ہے. اب ایک دم سے انہیں پتہ نہیں کیا ہوا کہ کہنے لگے کہ نہیں صاحب دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. دھاندلی نہیں ہونی چاہیے تو جو پرانا طریقہ کار ہے اور جو کہ ضمنی انتخابات کے اندر اتنی کامیابی سے چل رہا ہے. صحیح. تو اچھا سینیٹر اس صاحب، کو تقریباً 19 بل جو ہے وہ پاس کروا لیے ہیں حکومت نے. اس میں EVM بھی ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو بل ہے وہ بھی ہے، پھر کلبھوشن، اسٹیٹ بینک، ڈومیسٹک وائلنس، کیسٹریشن، متعدد بل ہیں جو اپوز کیے جا رہے تھے. آپ کی نظر میں کون سے ایسے بل تھے جن کو روکا جانا چاہیے تھا؟ دیکھو، اس میں تو بل تو ہمیں دیے نہیں گئے، یعنی بل تو سرکولیٹ نہیں ہوئے، اور بلوں کے اوپر ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر بحث ہوتی ہے، ان کے اوپر یہ تو بس all those who are in favor say aye, all those who are اس طریقے سے یہ کیا گیا ہے. مطلب جو نیشنل اسمبلی کے اندر کیا گیا تھا اور جس پہ اعتراض تھا کہ 21 بل انہوں نے یوں نکال دیے تھے، تو آج 28 بل نکال دیے جوائنٹ سیشن کے اندر. قانون سازی اس طرح سے نہیں ہوتی. قانون جو ہے وہ اس کے ہر پہلو پہ غور کرنا ہوتا ہے، ڈسکشن کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کوئی اتفاق رائے پیدا کیا جاتا ہے. یہ جو ہے نا کہ بس ہم نے کہہ دیا، اور ہم نہ انہوں نے وہ بل پڑھے نہ اپوزیشن نے، کیونکہ وہ بل سرکولیٹ ہی نہیں کیے گئے. وہ کہہ رہے صاحب ہم نے بل پاس کر دیے. تو یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی غیر دانشمندانہ طریقہ ہے جس کے کہ اور اس میں یقیناً کچھ ایسے بھی بل ہوں گے کہ جو اچھے ہوں، جن کو اپوزیشن بھی سپورٹ کرتی. جیسے ہماری کمیٹی کے اندر جب یہ الیکٹورل ریفارم کے بل آئے تھے تو اس میں کوئی 26 کلوزز ایسے تھے کہ جن کو اپوزیشن نے سپورٹ کیا تھا، کہ جن سے وہ قانون بہتر ہوتا تھا. تو اس میں بالکل کھلے دماغ کے ساتھ یہ دیکھ کے کہ بل کے اندر کیا چیز ہے
क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ नुकसानदेह है, इस पे एक मशावरत करके, गुफ्त शनीद करके अच्छा फिर सेनेटर आगे साहब, आप ऑपोजिशन कहती तो है कि चैलेंज करेंगे, लेकिन इससे क्या आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? अभी समझ लिया जाए कि आइंदा जो इलेक्शन होगा वो ईवीएम के जरिए ही होगा, या फिर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ये रखना जो है वो डाल सकती है इसमें? नहीं कैसे, वो तो एक प्रैक्टिकल ही नहीं है ना, वोटिंग हम्म मशीन तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, वो इंतजामात ही नहीं किए जा सकते और बिल्कुल ही एक, और मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये चीज़ लाई गई है तो उससे तो बहुत से मसाइल और पैदा होंगे। यानी देखिए ना, मैं अ, सियासत में आया, लुगत में सियासत के मानी देखे तो लुगत में तो ये है कि जो अवाम के मामलात हैं उनको तदब्बुर के साथ निपटाना, उनके जो हल करना उनको बड़ी तदबीर के साथ। ये तो रोज नए मसाइल खड़े कर रहे हैं अवाम के लिए, बजाय इसके कि कोई मसला तय हो। तो जो सियासत की लग़वी मानी है ये तो उसके भी खिलाफ जा रहे हैं मेरे ख्याल से। और जिस तरीके से स्पीकर पे जोर डाला गया, यानी जहां तक मेरी इत्तला है, हो सकता है इत्तला गलत हो, कि सुबह भी खत दिया गया स्पीकर को, स्पीकर साहब से मीटिंग भी हुई जो पार्लिमानी लीडर्स थे उनकी, और उन्होंने कहा भाई मुझ पे बड़ा प्रेशर है और मैं सही। कर, और बिल्कुल तो सीधी सी। अब सेनेटर साहब, आप कमेटी के चेयरमैन थे जब आखिरी दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर ब्रीफिंग दी थी, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह से आगे लेकर चलेगा? इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि ये अच्छा। धांधली का तरीक़ाकार है सीधा सीधा। हम्म और आई वोटिंग के ऊपर भी अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने पायलट प्रोजेक्ट्स की थी और दिसंबर 2018 में पार्लियामेंट को ये रिपोर्ट्स देनी थी उन्होंने, जो भी पायलट प्रोजेक्ट्स के अंदर, दोनों चीज़ों में, आई वोटिंग में भी और ईवीएम के अंदर भी, और वो दे दी थी उन्होंने। अच्छा, पार्लियामेंट को उनको रिपोर्टों को डिस्कस करना था और उसके बाद कुछ हिदायत देनी थी इलेक्शन कमीशन को। पार्लियामेंट ने उन रिपोर्टों को टेकअप ही नहीं किया। आई वोटिंग पे जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर उन्होंने एक स्पेनिश कंपनी को कंसल्टेंट मुकर्रर किया हुकूमत ने। उसने जो रिपोर्ट दी वो और ज्यादा खराब रिपोर्ट थी कि ये जो है इसमें बदतरीन धांधली होगी। अब वो रिपोर्ट तो हुकूमत अगर पार्लियामेंट एक में लाई ही नहीं गई। पॉइंट करता है और वो भी कहता है कि नहीं, और ईसीपी ने जिस तरीके से कहा था उससे कहीं ज्यादा जोर दे के कहता है कि नहीं, और उसके बाद भी आप अगर उसको ले आते हैं तो मेरे ख्याल से तो ये दानिशमंदी नहीं है, ये तो अपने लिए सही। गड़ा खोद रहे हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी इस तमाम जो कुछ हुआ उसके बाद भी अगर ले आते हैं तो आपका ख्याल है कि अपने लिए गड़ा हुकूमत खुद खोद रही है। एक छोटा सा क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़हर अब्बास साहब से हम इस पर, ये जो सिचुएशन है, ये जो फैसले हुए हैं, इस पर पूरा तज्जिया लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। जो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है इसी मुद्दे के ऊपर और तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मज़हर साहब, ये इजलास में हुकूमत ने पहले कहा कि ईवीएम जो है मशीन का जो बिल है उसको मौखर कर रहे हैं और उसके ऊपर बहस होगी, फिर इसके ऊपर जो है वो बात हो जाएगी। लेकिन फिर हमने देखा कि उसके फ़ौरन बाद ओवरसीज़ जो बिल है उसके साथ ही इसको जो है वो मंजूर करा लिया गया। तो हुकूमत इतने इज़्तिराब में क्यों है? कि क्या एक जो है फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है या फिर जल्दबाजी किसी एक कैफियत नज़र आ रही है, क्यों? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ज़ाहिर है इस वक्त जॉइंट सेशन इसीलिए गवर्नमेंट ने बुलाया था कि वो बार बार जॉइंट सेशन नहीं बुला सकती थी। ज़ाहिर है मुश्किलात होती हैं सारे मेंबर्स को, तो उन्होंने कहा एक साथ ही सारे बिल्स पास कर लो। जिस अंदाज में ये सारे बिल्स पास हुए हैं, मेरा ख्याल है कोई बहुत अच्छी रवायत नहीं कायम की गई। रिस्पेक्टिव के आईनी तौर पे तो वो कर सकते हैं, कानूनी तौर पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या इस तरीके से बिल पास करके दर्जनों बिल आप एकदम पास कर लें, ये आपने कोई बहुत अच्छी रवायत कायम की है। लेकिन उनके पास, उन्होंने अपनी अक्सरियत जो भी उनके यहाँ थे, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, इत्तेहादी नाराज थे, इत्तेहादियों के अपने मामलात थे, वो सारे सेटल करके उन्होंने फाइनली जो कुछ दिनों पहले सेशन मुलतवी किया था, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉर्ट आउट करके
उन्होंने आज वो कर गुजरे हैं जिस चीज का वो चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन के भी प्रॉब्लम्स थे। अपोजिशन बज़ाहिर बहुत मुत्तहिद नजर आई आज, लेकिन सवाल ये है कि उनके 10-12 मेंबर्स क्यों मौजूद नहीं थे। अगर वो होते तब भी बिल पास ही हो जाता, क्योंकि 221 के करीब तो मेंबर्स आ गए थे 222 में जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है। तो गवर्नमेंट तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आई, अपोजिशन पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं आई। और दूसरी ये कि अपोजिशन की बिलावल भुट्टो साहब ने अच्छी तकरीर की, उन्होंने पॉइंट वाइज तकरीर की। शहबाज शरीफ ने ज़्यादा सियासी तकरीर ज़्यादा की, उसमें पॉलिटिकल पहलू ज़्यादा थे। लेकिन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट तो कर गई, अब अपोजिशन क्या करेगी? मेरा ख्याल है चैलेंज करना, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना, तो अगर जब ऑर्डिनेंस आया था उसी वक्त चैलेंज कर देना चाहिए था। कोर्ट में क्या होता है ये तो आगे चल के हमें पता चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन को अब ऑपोजिशन के पास चॉइस जो है वो बहुत कम रह गई है। क्या विद इन द पार्लियामेंट आज की उससे ये पता चल गया है कि विद इन द पार्लियामेंट जो है इन हाउस चेंज लाने की पोजीशन में ऑपोजिशन नजर नहीं आती, क्योंकि जब भी इस तरह की चीज होती है तो गवर्नमेंट अपनी अक्सरियत साबित कर देती। अच्छा मर साहब, हमने ये भी देखा कि आज के इजलास में हुकूमत जैसे तैसे करके जो भी तरीकाकार, जैसे कि आपने भी कहा, अपनाया, लेकिन जैसे तैसे करके बिल जो है वो पास करवा लिए। लेकिन जिस अंदाज में पास हुए, अपोजिशन दोबारा गिनती का कहती रही, फिर वॉइस जो है उनको पास कर दिया गया। तो इससे तो ये मैसेज जाता है कि हुकूमत इतनी ताकत नहीं रखती थी कि अक्सरियत, वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है बिल पास करा लेती और फिर अपोजिशन को भी इस पर कोई एतराज़ ना होता। ये है कि गवर्नमेंट भी नर्वस है। गवर्नमेंट की नर्वसनेस इसी से जाहिर होता है कि उन्होंने जल्दी से एक जॉइंट सेशन बुला के सारे बिल्स पास कर ली जो वो चीज़ें करवाना चाहते थे। अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हैं? अपोजिशन के पास एक ऑप्शन तो ये कि पंजाब असेंबली में ट्राई कर लें। पंजाब असेंबली में निस्बतन सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहे चीफ मिनिस्टर पे। और कौमी असम्बली में शायद मुश्किलात हैं उनको पेश आएंगी, क्योंकि यहाँ उनको अच्छे खासे नंबर्स चाहिए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। लेकिन अब जैसे कुछ तजवीज़ आई थी अपोजिशन की तरफ से, चेयरमैन सेनेट वोटेड आउट करें, सेनेट में तो उनकी मेजॉरिटी है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आउटसाइड पार्लियामेंट ऑप्शंस हैं जिसकी बात मौलाना फजलुर रहमान करते रहे हैं, जिसकी बात शायद नवाज शरीफ भी करते हैं, उस ऑप्शन को अडॉप्ट करके। लेकिन उस ऑप्शन में भी जो खदशा है वो यही है कि कितनी बड़ी तादाद में आप आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर दिसंबर या जनवरी के महीने तो वो नहीं होते कि जिसमें आप आके धरना दे दें, तो 3 महीने वैसे निकल जाएंगे। तो सही है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा मज़हर साहब। लेकिन ये जो इसका जवाब अब ये दे रहे हैं, और पहले भी वो कहते रहे कि ये तो जो है ये जो है वो मुल्क का मसला है, ये कौम का मसला है, इस पर तो ये काम होना चाहिए। अभी जो जवाब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली के लिए नहीं, बल्कि ईवल डिज़ाइर्स जो हैं उनको दफन करने के लिए लाई जा रही है। अब इतना हंगामा है, इतना शोर है, अपोजिशन मान नहीं रही है, और अगर धांधली ख़त्म करने के लिए ला रहे हैं तो इसके तो आने से पहले ही धांधली का एक शोर है, तो किस तरह से वो मकासद हासिल कर सकती है हुकूमत? सेनेट वो अपना ले आते तो मेरा ख्याल है एक उनको कम से कम ये कहने को होता कि इस वक्त हमने गवर्नमेंट को डिफीट दे दी है। यहाँ पोजीशन मुझे लग रहा है कि अपोजिशन अब भी कंफ्यूज है, और मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कोई बड़ा खतरा है, इसके बावजूद कि गवर्नमेंट की नर्वसनेस ज़्यादा है और उनके अलाइज के शायद अब भी प्रेशर इससे इन बिलों के पास होने के बाद दोबारा आएगा, क्योंकि वो अपने मुतालबात पूरे करवाना चाहेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि पीटीआई की जो हुकूमत है पार्लियामेंट को उस अंदाज में नहीं चला सकी जिस अंदाज में कि आइडियली चलाया जाना चाहिए था? तो देखिए, इलेक्शन तो मुतनाज़ा हो गए हैं, जो आइंदा इलेक्शन होंगे वो अभी से मुतनाज़ा हो गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। और आज हुआ भी कि पहले ये कहा गया कि इसको रेफर कर देते हैं, क्योंकि इस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक तरफ खड़ा है, अपोजिशन एक तरफ खड़ी है और हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है। हुकूमत और उसके इत्तेहादी खड़े हैं, और इत्तेहादियों के अंदर भी अभी बहुत कन्विंस नहीं है वो। उन्होंने वोट तो दे दिया है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से बहुत कन्विंस नहीं है। लेकिन मैं सब देखे ना, ऐवान का तकद्दुस तो पामाल हुआ ना, ऐवान का तकद्दुस तो पामाल हुआ, जिस तकद्दुस के तहत उसको चलाया जाना चाहिए था उस तरह तो नहीं हुई चीजें। तनकीद कर सकते हैं, ये इसी तरह की पार्लियामेंट पहले भी चलती रही है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वो ठीक है कि माजी में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 2013 और मुस्लिम लीग की थी 2013 से 2018,
اس پہ بہت سے تنقید ہو سکتی ہے, بہت سی چیزوں پہ تنقید ہو سکتی ہے, لیکن پچھلی دونوں گورنمنٹ میں یہ ضرور کوشش ہوئی کہ کنسنسس بنایا جائے کسی بھی طریقے سے, اور کنسنسس لے کے بنا کے ساتھ چلا جائے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پچھلے 3-3.5 سال میں اس چیز کا ایک آدھ کوئی بل تھا جس پہ کنسنسس نظر آیا, ورنہ ایک تصادم والی سچویشن ہی نظر آئی. وہ تو اپنی جگہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پارلیمنٹ کا جو انداز رہا وہ یہی رہا کہ ظاہر ایک طرف آپ کسی کو چور, ڈاکو, مافیا کہتے ہیں, پھر کہتے ہیں آئے ہیں مل بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. جو پارلیمنٹ چلانے کا انداز رہا وہ بہتر نہیں رہا, کنسنسس نہیں بنایا چیزوں کے اوپر ماضی کے مقابلے میں. لیکن مور اور لیس جو ہنگامہ آ رہی ہے وہ ماضی میں بھی ایسی ہوتی رہی ہے, اب بھی یہی چل رہا ہے. صحیح. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اب کامیاب ہو چکی ہے اور اگلا جو الیکشن ہوگا وہ ای وی ایم کے ذریعے ہوگا, کیونکہ اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں؟ رائٹ ہے, لیکن وہاں پھر یہ سوال ہوگا کہ کیا اگر آئین سے, دیکھیے جو سپریم کورٹ ہے وہ خاص طور پہ کوئی چیزیں جو لیجسلیشن کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آئین سے متصادم ہے یا نہیں ہے. اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ آئین سے متصادم ہے اور بیسک فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے دیکھیں, اس کو غور کریں. اور اگر انہوں نے سمجھا کہ جی میجورٹی ہے پی ٹی آئی اور ان کے الائز کے, انہوں نے پاس کر لیا ہے, تو شاید وہ اس کو انٹرٹین نہ کریں. لیکن اس چیز پر اب دیکھنا ہے کہ جو کیس بناتے ہیں اپوزیشن کے وکلا وہ کیسا کیس بناتے ہیں, کن گراؤنڈز پہ کیس بناتے ہیں, اور محض صرف ای وی ایم کے حوالے سے ہی کیس بنائیں گے یا نیب آرڈیننس کے حوالے سے بھی بنائیں گے, اور جو چیزیں ہوئی ہیں لیجسلیشن اس کے حوالے سے بھی بنائیں گے. تو یہ آسان نہیں ہوگا اپوزیشن کے لیے سپریم کورٹ میں لے جانا اور سپریم کورٹ سے یہ درخواست کرنا کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں, باسوائے اس کے کہ اگر وہ یہ پروف کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ یہ جو بلز ہیں یہ آئین سے متصادم ہیں. صحیح. اچھا حکومتی نمبرز کی آپ نے کہا کہ بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ آئے. حکومتی نمبرز کی اگر بات کی جائے تو کراچی سے کیمن ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب وہ جی کہتے ہیں کہ آیا نہیں لایا گیا ہوں. پھر فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ حکومت اور فوج کے متعلق بات کرتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے, اور اپوزیشن کے بارے میں بھی کہا کہ یہ لوگ ایک ہفتہ فوج کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک ہفتہ خلاف ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کا کیا مطلب ہے مزید صاحب؟ آپ لوگوں نے کیا سوال کر لیا. عامر لیاقت صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ ایک زمانے میں بہت اچھے تقریر اوریٹر بہت اچھے ہیں, وہ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں, لیکن اپنی سیاست کے حوالے سے کچھ سنجیدگی لے کر آئیں, اپنی سیاست پہ تھوڑی سی سنجیدگی لے کر آئیں. مجھے ان کی سیاست میں غیر سنجیدگی بہت نظر آتی ہے, اس لیے اس سے زیادہ میں اس پہ اور کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کوئکلی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دہشت گردی, فائرنگ کے واقعات, چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے حوالے سے معلومات پولیس کو دکانوں, گھروں یا دیگر عمارتوں کے باہر جو لگے ہوئے کیمراز ہیں ان سے ملتی ہیں. پشاور کی سڑکوں پر حکومت آج تک ایک سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا پائی. پشاور میں سیف سٹی پروجیکٹ تو سال ہر سال گزرنے کے بعد بھی شروع نہیں ہو سکا. تاہم میگا منصوبے بی آر ٹی کی راہداری پر 700 سے زائد کیمروں سے روٹ سمیت دیگر جو گرد و نواح کے علاقے ہیں ان کی مانیٹرنگ کی جانے لگی. شہر کو محفوظ بنانے کا منصوبہ کئی سالوں سے ٹیبل پر دھرا پڑا ہے. سال 2009 میں سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے حکمت عملی بنائی گئی. 2014 میں پی ٹی آئی حکومت نے 1.5 ارب روپے دینے کا سوچا. گزشتہ سال سیف سٹی پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بھی قائم ہوا, لیکن وہی فنڈز کی کمی کا رونا آڑے آیا اور مختصر رقم جاری نہیں ہو سکی. پشاور میں ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے حال ہی میں کیمرے لگائے گئے, لیکن جرم کی تفتیش میں اہم کردار ادا کرنے والا یہ منصوبہ ریڈ سگنل پر رکا ہوا ہے. وہ پی ٹی آئی جو دوسرے صوبوں کے منصوبوں پر روز اول سے تنقید کرتی آ رہی ہے, اپنے منصوبوں پر آنکھ, کان اور زبان بند کیوں کر لیتی ہے یہ سمجھ نہیں آتا. گزشتہ دونوں وزراء اعظم اور وزراء میڈیا پر یہ بتانے میں مصروف تھے کہ نواز شریف کے دنوں وزیر اعظم یہ بتا رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں مہنگی سڑکیں بنائی گئیں. حکومت میں آنے کے بعد بھی وزیر اعظم اسی طرح تنقید کر رہے ہیں جیسے وہ ماضی میں اپوزیشن میں رہ کر حکومت پر تنقید کیا کرتے تھے. لاہور میں تعمیر ہونے والے منصوبے جیسا کہ میٹرو ٹرین ہو گئی یا اورنج لائن سمیت سیف سٹی, انڈر پاس, فلائی اوورز جیسے منصوبوں کو پی ٹی آئی نے اوور کاسٹ اور غیر ضروری منصوبے قرار دیا تھا. مگر جس طرح پشاور بی آر ٹی بنائی گئی اس کی مثال آپ کے سامنے,
और अब सेफ सिटी पेशावर पीटीआई हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है। इस मंसूबे के लिए दिया गया बजट कहाँ है और कहाँ गया और मंसूबा किसकी वजह से डिले है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ पेशावर आलम ज़ेब। बहुत शुक्रिया आलम से प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आलम से मुझे ये बताएगा कि मंसूबा तो 2009 में शुरू हुआ जब दहशतगर्दी अरूज पर थी और मकसद भी यही था कि जो वाक़यात हो रहे हैं तो इसके जो हैं बाद में कुछ प्रूफ्स या सबूत इकट्ठे किए जाएं और देखा जाए कि किस तरीके से वाक़या हुआ और सिक्योरिटी के लिए ऑब्वियसली कैमरास नस्ब किए जाते हैं। मगर 12 साल गुजर गए, इसके बीच में 3 हुकूमतें आई गई और चली गई, मगर अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, क्यों? जी बिल्कुल, ये सूबाई दारुकूमत पेशावर में सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट 9 साल गुजर जाने के बावजूद भी शुरू नहीं हो सका। मंसूबी तहत शहर में 5 से 8 हज़ार कैमरे नस्ब करने के थे। 2009 में जब खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का लहर तेज थी तो उस वक्त सूबाई हुकूमत ने सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट का हिकमत अमली बनाई गई। 2014 में पीटीआई हुकूमत ने 1.5 अरब रुपए देने का फैसला किया, लेकिन उस रकम का पता भी नहीं चल सका। पिछले साल सेफ्टी सिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी कायम हुआ, लेकिन फंड की कमी के बायस अधूरा रह गया जी। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अगर ये मंसूबा दहशतगर्दी को रोकने के लिए, ये दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से मालूमात इकट्ठी करने के लिए था, तो फिर पिछले कितने सालों में बेशुमार किस्म के वाक़यात हुए होंगे और बड़े लोगों की जो है वो जानें भी इसमें गई होंगी, तो फिर जिम्मेदार कौन है? मतलब किसके हाथ पे लहू तलाश करने वाली बात है, किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? ये तो आपको पता है कि मतलब है कि इसका जिम्मेदार जो है ना मतलब है कि हुकूमत है, इसलिए कि मतलब कि फंड जो है ना हुकूमत जो है ना वो फराहम करती है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस हवाले से उस वक्त से लेकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो कि पुलिस महकमे से होता है वो डीआईजी या एसएसपी रैंक का होता है। 5-6 डायरेक्टर इस वक्त जो है ना तब्दील कर चुका है इस प्रोजेक्ट के, लेकिन किसी भी डायरेक्टर मीडिया को बात करने को तैयार नहीं थे। हम अगर ये प्रोजेक्ट ये मंसूबा लेकिन होना तो पेशावर के शहरियों को बहुत पैदा होने के साथ साथ मतलब है कि पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों को भी पैदा होता था। इसलिए कि आपको पता है आजकल जो है ना स्ट्रीट क्राइम में पेशावर में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में 2009 से लेकर मतलब है कि 2014 तक दहशतगर्दी एक लहर था। तो उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के साथ साथ ये मैं आपको बता दूं कि मतलब सिक्योरिटी अदारों और इसी तरह पुलिस को भी मतलब है कि बहुत फायदा पहुंचा। मतलब है कि सीसीटीवी कैमरे जो है ना जगह मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में लगते थे। तकरीबन 8,000 कैमरे जो है ना मतलब है कि पेशावर गिरदुनावला तक उसका मतलब है कि रसाई होता था। मुलजिमान की निशानदही, इसलिए मतलब कि टारगेट किलिंग, पुलिस को मतलब अब तक मतलब है कि तफ्तीश नामुकम्मल और उसमें नाकिस तफ्तीश हो रही है। वो मतलब है कि ये भी मतलब है कि उसको पता है कि मतलब है कि यार सीसीटीवी कैमरा पता जगह पे नहीं है, इसलिए मतलब है कि तफ्तीश हम नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे आलम से भी बताइएगा दूसरा इसमें ये भी है, जराए ने बताया है कि मतलब है कि इधर डीएमजी ग्रुप इसमें हलल डालते हैं जी। वो कहते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो मतलब है कि ये प्रोजेक्ट किसके जेर निगरानी में काम करेगा। इधर पुलिस हुकाम कहते हैं कि मतलब कि प्रोजेक्ट जो है ना ये तो मतलब है कि पुलिस का काम है, इसलिए कि अमन अमान पुलिस का काम है। मतलब है कि होम डिपार्टमेंट या डीएमजी ग्रुप का ये काम है। आलम ज़ेब साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने तो 2 बड़े दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि हमने सूबे को मिसाली बना दिया है और पुलिस रिफॉर्म्स के ऐसे निज़ाम को मुतारिफ कराया जो पूरे मुल्क में नहीं है। ये जो मंसूबा है ये भी पुलिस के अंडर ही था, तो फिर पुलिस नाअहल हो गई है या इमरान खान साहब गलत बयानी कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मैंने आपको कहा कि ये फंड जो है ना वो तो हुकूमत जो है ना पुलिस को देते हैं। पुलिस को मतलब है कि इस वक्त मतलब है कि जो मुश्किलात थे उस वो गुजर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि मतलब जिस तरह मतलब है कि पेशावर में टारगेट किया और दहशतगर्दी के जो लहर है अब भी है और मतलब कि वो खत्म नहीं है। अब मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन जो है ना पेशावर को इस प्रोजेक्ट के अशद जरूरत है, लेकिन बदकिस्मती से मतलब है कि ये प्रोजेक्ट जो है ना खैबर पख्तूनख्वा को जरूरत है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ना इस्लामाबाद और लाहौर में जो है ना अब वो उधर मुकम्मल किया गया है। ठीक है।
अब इधर जो है ना फंड जो है ना वो मतलब है कि सूबाई हुकूमत नहीं देते हैं। मैंने जिस तरह आपको कहा कि नहीं दे रहे। 1.5 मतलब पुलिस को फंड्स नहीं दिए गए। अरब रुपया जो है ना वो भी पहले किस्म में मुख्तस किए थे, उसका भी पता नहीं चल सका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलम ज़ेब साहब। बहरहाल जो भी है ये मंसूबा जो है, इसके फंड्स रिलीज़ नहीं हुए, पुलिस तक पहुंचे नहीं, लेकिन मंसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। हालांकि पेशावर आपको भी यकीनन मालूम है कि कितना ज़्यादा दहशतगर्दी के मसाइल से दो चार रहा है, सिक्योरिटी के किस कदर मसाइल है, और पेशावर को यकीनन बड़ी ज़रूरत है इस मंसूबे की कि जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। लेकिन ये वजह समझ नहीं आती कि ये हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, या फिर चूँकि पिछली हुकूमतों ने ये मंसूबे किए थे तो इसलिए तनकीद का आपने बहुत ज़्यादा निशाना भी बनाया है, तो इसलिए अब आप जो है वो मंसूबों को अपनी प्रायोरिटी में नहीं रखते। क्या वजूहात हैं ये समझ में नहीं आ रही हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह।